नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1 2 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।
हेलो एवरीवन, मुबारक हो आपको। नए नए एक्ट आ गए 3। हाँ, हैप्पी। ओ, आज तो मैक्सिमम स्टूडेंट वहां चले गए, बहुत बढ़िया। कैन यू हियर मी? गुस्सा तो ऐसा आ रहा है इन सबको डीएक्टिवेट करवा दूं वहां से, लेकिन अभी क्लास जो है ना, मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। सो कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? हम्म, मत याद कीजिए, इफ यू हैव एनी चॉइस। चलिए, मैंने अभी वो उसकी झलक देखी है जो न्यू एक्ट्स पास हुए हैं, खासकर आईपीसी की, तो इतना डरने की बात नहीं है। कुछ कुछ चीजें चेंजेस हैं। मैं नंबरिंग उन्होंने चेंज कर दी है। कल्पेल होमिसाइड को 99 कर दिया, शायद 98 99 किया है। और अ, मतलब जनरल एक्सेप्शंस के नंबरिंग चेंज हो गई है। माइनर चेंजेस हैं, कुछ कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी आई हैं, जैसे सीआरपीसी में आई हैं, टाइम बाउंड चीजें कर दी गई हैं। तो ओवरऑल जितना मुझे पहले गुस्सा था, क्योंकि आपसे ज्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। मैंने बड़ी मेहनत से आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को रिकॉर्ड कराया था। अब वो लगभग मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, रिप्लेस करना पड़ेगा उन सब चीजों को। लेकिन इट इज इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जो न्यू चेंजेस लाए गए हैं वो बहुत अच्छे चेंजेस हैं, आने ही चाहिए थे। मॉब लिंचिंग का आया है, टाइम बाउंड कर दिया गया है, ट्रायल को कर दिया गया है, साइंटिफिक एविडेंस की कलेक्शन की बात की गई है। तो बहुत देर आर सो मेनी चेंजेस जो बहुत अच्छे हैं, जो प्रोग्रेसिव कह सकते हैं नेचर। और इतना मत डरिए, इतना तो हम लोग को करना ही पड़ता है, कोई बात नहीं। देखो, यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग हाईएस्ट इन योर फील्ड, है ना। आपका जो फील्ड है लॉ का, उसमें जो सर्वोच्च स्थान हो सकता है वो है जुडिशियल ऑफिसर का, है कि नहीं है? यू वांट टू अचीव दैट। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर इफ यू कीप दैट इन माइंड, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो उसकी कीमत बहुत कुछ नहीं है। इफ यू आर पेइंग फी समवेयर, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, इफ यू आर गेनिंग समथिंग, तो वो उतनी एफर्ट्स नहीं है जिसके प्रोपोर्शन में आपको जो मिलेगा, और जो पूरी लाइफ मिलेगा। आप कितने साल पढ़ेंगे अच्छे तरीके से? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर? और पूरी जिंदगी किसके भरोसे कटेगी फिर? इन्हीं 3 ईयर्स की मेहनत के बेस पर। अब आप देखो यार, आप सोच के देखो। आप, एक एडवोकेट 24/7 लगा रहता है, मेहनत करता है, डेली उसके पास नया चैलेंज होता है एक। और आपके पास क्या होगा? एक सिक्योर्ड लाइफ होगी, आपके पास एक सिक्योर्ड इनकम होगी, एक रिस्पेक्टफुल जॉब होगी। क्या नहीं होगा आपके पास? और कितनी मेहनत करनी है? 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो कुछ चेंजेस हुए हैं लॉ में, यू शुड नॉट बी नो फील सो मच एंग्विश और सो मच एग्रीव्ड और विक्टिम ऑफ द सिस्टम, नो। तो खुशी, खुशी नहीं, खुशबू, लग जाओ अच्छे तरीके से, बिना सोचे। नंबरिंग ही चेंज होनी है, हो जाएगी दोबारा, 2 दिन में फिर दोबारा चेंज कर लोगे आप लोग। दिक्कत उनको है, मतलब उनको दिक्कत फील होती है जो नहीं पढ़ने वाले ना। दिक्कत उनको बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ना तो उन्होंने पहले बार याद किए, ना वो नए याद करें। बस उनको फील ज्यादा होगा, उनको एक नया बहाना मिल जाएगा कि हाँ, एक फेलियर के लिए नया बहाना मिल गया कि हम तो ऐसा कर देते, बस सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने रोक दिया, वरना तो हमने सब कुछ कर रखा था। तो उनके लिए भी कह रहा हूँ, जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा था, उनको सरकार ने एक बहुत अच्छा बहाना दे दिया है मुंह छुपाने का। अब जाग जाओ। अभी तक की जो गलतियां की हैं उस पे पर्दा सरकार ने डाल दिया है। कह सकते हो कि हमने इतनी मेहनत तो इन्हीं एक्ट में की थी बस, अब यही बदल गए। तो और टाइम मिल जाएगा घर वालों से। लेकिन आगे के लिए अच्छी बात है कि आगे के लिए सतर्क हो जाइए। मेरे हिसाब से फुल एंड फुल मार्क्स भाई गवर्नमेंट। तो एनीवेज, कम टू द टॉपिक ऑफ द डे, एंड दिस इज, वी हैव बीन स्टडिंग व्हाट, दिस वाज द ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 की बात कर रहे हैं। अगेन आई विल से, दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स than in mains. And we have read up to rule 1 and rule 1 ABC, right? Now today we are going to start rule 2. This is
Very, very important. Note down it. This is, see the screen. First question in your prelims will come from the heading itself. This is rule 2 deals with what? Examination. And what kind of examination? This is oral examination. Write down P for prelims here itself. This is not written examination. This is oral examination. Oral examination of whom? किसका oral examination है? Of the party. Write down P for prelims. Or companion of the party. Again, mark it separately. This is again the next question of your prelims. Companion of party और party, तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं. Rule 2 of order 10 deals with what? Number 1, option A, oral examination, written examination, either oral or written, none of the, like this. So this is what? First, this is oral examination. Second, rule 2 of order 10 deals with what? Oral examination of, option A, witnesses, option B, parties, option C, companion of the parties, option D, all of the above, none of the, या B and C, इस तरीके से आपको देंगे. तो इट्स, यू शुड रिमेंबर, दिस इज द ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी और द कंपेनियन. यहीं से आ जाएगा. इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए. ये रहा आपके सामने प्रीलिम्स का क्वेश्चन. ये देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है, हेडिंग से आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी डील्स विद ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी और कंपेनियन पार्टी, ऑर्डर 10 रूल 2. कर लेंगे आप लोग. अब आ जाइए. ये रही आपका सब क्लॉज 1. एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, दिस इज द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट. देखिए रूल 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, रूल 1 में था हमारा एसरटेनमेंट ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, एसरटेनमेंट ऑफ एलिगेशंस इन द प्लीडिंग्स, एडमिटेड और डिनाइड. ये हमने किया था. रूल 1 में हमने केवल ये पूछा था. रूल 1 में क्या बात आई थी कि कोर्ट ने पार्टी से पूछा था कि भाई कौन कौन से फैक्ट्स को आप इन जो प्लीडिंग्स में है, एलिगेशंस को, उसको एडमिट करते हो या डिनाई करते हो. उसके बाद में क्या गया था, कोर्ट ने भेज दिया था एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, सेक्शन 89 के लिए भेज दिया था कि भाई ठीक है, बाहर से बाहर ही आपका काम हो जाएगा. डोंट डोंट लिटिगेट इन द कोर्ट, डोंट फाइट इन द कोर्ट, बेटर यू सेटल योर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट. 1 में, रूल 1A में, रूल 1A में ये था ना रूल, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर वन मोड ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. ये थी 1A में. न्यायालय ने निर्देश दिया था पार्टीज को कि आप अपने झगड़े को, आप अपने विवाद को सेक्शन 89 में वर्णित किसी भी प्रकार के एडीआर से रिजोल्व कर सकते हैं. अब बात नहीं बनी. अब बात क्या हुई, फिर वो वापस कहाँ गए, कोर्ट में वापस आ गए. अब जब कोर्ट में वापस आ गए, नाउ द कोर्ट विल टेक इट सीरियसली. नाउ अब कोर्ट को ये समझ में आ गया कि इनका जो झगड़ा है ये सब बाहर नहीं निपटेगा. अब हम लोग क्यों कर रहे हैं इसको, एक बात इसको समझिए. देखिए इसको ऐसे समझिए, फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज. ये कौन सा ऑर्डर है आपका, ऑर्डर 14, एम आई राइट. सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड, देखिए ना, फ्रेमिंग कह दिए, सेटलमेंट कह दीजिए, और ये हो गया. ऑर्डर 10, ऑर्डर 11, ऑर्डर 12 एंड ऑर्डर 13. These are the tools for order 14, that is the framing and settlement of the issues. Order 10 हो, order 11 हो, order 12 हो, order 13 हो. These 4 orders 10, 11, 12, 13 ये सब कोर्ट की हेल्प करते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज. और हमने क्या बात की थी, कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट हियरिंग, है ना. देखिए क्योंकि यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, 10, ये था आपका ऑर्डर 10 रूल 1. इसमें क्या क्या फ्रेज आया था, हम लोग डिस्कस कर चुके, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, यही बात हुई थी ना.
और ऑर्डर टू में, रूल टू में देखिए क्या लिखा हुआ है, एट दी फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, यहां पर भी ये फ्रेज यूज किया गया है। नियम दो में, नियम एक में, नियम दो में क्या फ्रेज यूज किया उन्होंने, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, वाद की प्रथम सुनवाई, प्रथम तिथि नहीं है, प्रथम सुनवाई की बात कर रहे हैं। और प्रथम तिथि सुनवाई का नाम बताया था मैंने कि बेसिकली कि फर्स्ट हियरिंग, इस लाइन को पढ़ लीजिए कि जो फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग का मतलब है कि द डे ऑन विच कोर्ट अप्लाइड्स इट्स माइंड ईदर फॉर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और फॉर टेकिंग एविडेंस इन स्मॉल कॉज सूट। कि फर्स्ट हियरिंग का मैंने मीनिंग समझाया था आपको कि फर्स्ट हियरिंग का मतलब बताया था मैंने कि दैट प्रोसीडिंग इन विच कोर्ट अप्लाइज इट्स माइंड ईदर फॉर फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, जिस सुनवाई में न्यायालय फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए माइंड अप्लाई करता है अपना, कि व्हाट इश्यूज शुड बी फ्रेम्ड इन दिस केस, इस केस में कौन कौन से इश्यूज की फ्रेमिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या अगर वो लघुवाद है, स्मॉल कॉजेस सूट है, तो उसमें इश्यूज फ्रेम नहीं होते हैं, उसमें एविडेंस लिया जाता है डायरेक्ट। तो जिस दिन एविडेंस लिए की शुरुआत होगी उसको बोलते हैं प्रथम तिथि। ये मैं समझा चुका था। तो फर्स्ट हियरिंग में आप ये देखो, ये फ्रेज क्या लिखा हुआ है, ईदर फॉर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, और ये कहां पर है, ऑर्डर 14 में है। तो ऑर्डर 14 की पर आने के लिए कोर्ट, व्हाट द कोर्ट विल हैव टू डू, कोर्ट को क्या करना होगा, कोर्ट विल हैव टू अप्लाई इट्स माइंड, कोर्ट विल हैव टू कम टू ए कंक्लूजन, कोर्ट को किसी निर्णय पे आना होगा, कोर्ट को अपना जो मस्तिष्क माइंड लगाना होगा उसमें कि एग्जैक्टली व्हाट आर द इश्यूज। और उसका एक तरीका दिया गया है आपको ऑर्डर 10 में, उसे क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज एंड द कंपेनियन। कोर्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्प्यूट, इसमें झगड़ा क्या है। तो इसी प्रकार से रूल 1 में पूछा था कि भाई जो एलिगेशन है प्लीडिंग्स में, है ना, ये देखिए रूल 1 में क्या था, पढ़ लीजिए इसको एक बार, हालांकि पढ़ चुके हो लेकिन पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। At the first hearing of the suit, court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegations of facts as mentioned in pleadings। यही है कि कोर्ट दोनों ही पक्षकारों से या उनके वकीलों से यह पूछेगी कि जो प्लीडिंग्स में जो क्रॉस एलिगेशंस हैं उनको आप एडमिट करते हो या डिनाई करते हो। ये एक तरीका था कि ठीक है, टू नैरो डाउन द डिस्प्यूट, कि मुझे समझ में आया कि भाई झगड़ा क्या है एग्जैक्टली exactly, कहां मुझे एज ए जुडिशियल ऑफिसर माइंड अप्लाई करना होगा। तो मैंने उनसे असरटेनमेंट किया, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके जो एडमिशन डिनायल थे उनको मैंने नोट किया, ठीक है, सच एडमिशंस एंड डिनायल को रिकॉर्ड किया, एंड देन आई सेंट इट टू द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अथॉरिटी, चाहे मीडिएशन भेजा, आर्बिट्रेशन भेजा, कंसलेशन भेजा, लोक अदालत में भेजा, जैसा भी उन्होंने कहा मुझे, पार्टीज ने कहा कि हम मीडिएशन में जाएंगे, वहां भेज दिया। नाउ दे हैव कम बैक एंड नाउ आई हैव नो अदर ऑप्शन दैट आई हैव अंडरस्टूड एज ए जज, एज ए सिविल जज, कि मुझे इसमें अब इश्यूज फ्रेम करने हैं, यानी कि मुझे ऑर्डर 14 तक पहुंचना है। देन व्हाट इज द सीपीसी, अब आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 10, 11, 12, 13, 14, these 5 orders as a combo we should understand in totality। एनी क्वेश्चन यहां तक, बताओ कुछ पूछना है, आप कोई पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मीनाक्षी, करण, डॉली, दिव्या, कमॉन, विधि, छत्रेश, कौन, कमॉन, युग कहां गया, क्लियर, सर ओके, बढ़े आगे को। हम्म, सो अब आ जाइए यहां पर होगा क्या अब ये,
At the first hearing of the suit, the court shall, please highlight, write down prelims, the court shall what? Examine such of the parties to the suit appearing in person or present in court as it deems fit. कोर्ट शैल को हाईलाइट करेंगे, एग्जामिन ओरली whom parties who are present in the court, इसको ऐसे समझिए दिए, कोर्ट न्यायालय में उपस्थित पक्षकारों का परीक्षण करेगा, मौखिक परीक्षण करेगा, ओरल, और यहां पर वर्ड है शैल. शैल मीन्स व्हाट? देयर इज नो डिस्क्रेशन अपॉन द कोर्ट, कोर्ट इज बाउंड टू एग्जामिन whom, कोर्ट किनको करेगा? पार्टीज को करेगा. पार्टीज कौन सी हैं? हु आर प्रेजेंट इन द कोर्ट, जो कोर्ट में इन पर्सन प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, जो कोर्ट है उनको वो ओरली एग्जामिन करेगा. यहां पर मे नहीं है, यहां पर क्या है? शैल है. तो एग्जामिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जामिनेशन? यहां पर ये नहीं कि राइट डाउन द क्वेश्चंस जैसे मैं लिखवाता हूं आप लोगों से. वहां पर क्या करेंगे? ही कोर्ट विल आस्क सम फ्यू क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कोर्ट. इसमें क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये आपने लिखा, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सो दैट मुझे समझ में आ जाए इस चीजों को. गॉट इट? लेकिन द पर्पज इज व्हाट? इस एग्जामिनेशन का पर्पज क्या है? Why the court shall examine this? The answer is, this is with a view to elucidate the matters in controversy in the suit. जो मैटर्स इन कंट्रोवर्सी हैं उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये काम करेगा. हिंदी में है ही आपके पास? चलो नहीं पढ़ना रहा एक बार. किसके दृष्टिकरण से? विशदीकरण. अभी हिंदी में लिखा है शायद इल्यूस्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं विशदीकरण. अब समझ लो विशदीकरण क्या होता है. विशदीकरण का मीनिंग समझने के लिए फिर आपको कोई हिंदी एडिशन देखनी पड़ेगी. क्या होता है विशदीकरण? बताओ. तुम तो हिंदी मीडियम हो ना? है? वही तो कह रहा हूं. हिंदी भी वैसी है जिसके लिए भी आपको हिंदी में फिर आपको ट्रांसलेट करने के देखना पड़ेगा कि आसान भाषा में. तो फिर जब हिंदी को भी दोबारा समझना पड़ रहा है तो व्हाई नॉट इंग्लिश? इल्यूसिडेट मीन्स आप समझ सकते हैं टू अंडरस्टैंड. ठीक. तो यहां पर होगा कि विद ए व्यू टू इल्यूसिडेट द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, कोर्ट शैल एग्जामिन द पार्टीज ओरली. विच पार्टीज? which are present in the court. क्या सभी पार्टी से करेगा? एज इट डीम्स फिट, जिस प्रकार से सच ऑफ द पार्टीज टू द सूट, यानी कि सूट के ऐसे पक्षकारों का एग्जामिनेशन करेगा जैसा कि उसको उचित लगे. एज इट डीम्स फिट, इसको आप ऐसे पढ़िए, देखिए, सच ऑफ द पार्टीज, एग्जामिन ओरली सच. सच को ऐसे इसके साथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. एज इट डीम्स फिट, ऐसे पक्षकारों को जैसा न्यायालय उचित समझे. समझे आप लोग? तो अब इस तरीके से ये हो गया, एक स्टेज हो गई एग्जामिनेशन की. अब दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है, देखिए इसमें क्या हो सकता है. केस का नाम भाई मान लीजिए कौन है. सपोज कीजिए कि इसमें एक पार्टी है करण, देवांश मिल रहा है साथ में. कहाँ जा रहा है करण? क्या कोर्ट जाना? चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ. अब नाउ देवांश इज कमिंग अलोंग विद वन ऑफ द पार्टीज दैट इज द करण. करण के साथ में, करण जो कि एक पक्षकार है, उसके साथ में उसका एक साथी भी अब न्यायालय में उपस्थित हो गया है. आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो ये एक सिचुएशन हो गई. एक व्यक्ति वो हो सकता है कि जिसको पूरी डिटेल्स दे रखी हूं, बता रखी हूं, करण ने, कि एक दोस्त है, दोस्त हो सकता है कि ही नोज एवरीथिंग अबाउट द केस, या उसका अटॉर्नी के रूप में हो सकता है साथ में कि अगर मेरी एब्सेंस में तुम चले जाया करना कोर्ट में. आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो अब उसके बारे में बात करें, इसे कहते हैं कंपेनियन, हु इज accompanying द पार्टीज. पढ़िए लाइन जरा. मे ओरली एग्जामिन, एंड यहीं पर मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूं. दिस इज मे ओरली एग्जामिन. इन दिस क्लॉज बी द वर्ड यूज इज मे. इन ए वी हैव यूज द वर्ड शैल. तो हेयर द कोर्ट, कोर्ट कर सकेगा, यहां पर केवल ये इनेबलिंग क्लॉज है.
समर्थ करने वाली क्लॉज है। यहां पर कोर्ट को पावर है, कोर्ट चाहे तो एग्जामिन करे या नहीं करे। सही है। तो उसमें पहले केस में कहता है शेल एग्जामिन। पार्टीज का जो एग्जामिनेशन होगा, दे हैव यूज्ड द वर्ड शेल, कि पक्षकारों की परीक्षा करेगा। और हिंदी में बोलेंगे यहां पर ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा। यानी कर सकेगा मीन्स तुम समर्थवान हो गए, कोर्ट को पावर तो होगी, बट कोर्ट चाहे तो करे, कोर्ट चाहे तो नहीं भी करे। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनी पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति है। और कैसा व्यक्ति है? रीड द रेड लाइंस। एबल टू आंसर एनी मेटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट, उस वाद से संबंधित, मेटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट, उस वाद से संबंधित किसी भी तात्विक प्रश्न को उत्तर देने के लिए। एबल टू आंसर एनी मेटेरियल क्वेश्चन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सही है। एबल टू आंसर, एक कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो उस वाद से संबंधित तात्विक प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो, उसको उस केस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता हो, ये वो व्यक्ति है। दूसरा, ये कौन सा व्यक्ति है? ये रहा व्यक्ति। बाय whom any party appearing person or present in the court or his pleader is accompanied, any party or pleader is accompanied। यानी कि जो व्यक्ति किसी पक्षकार के साथ में या उसके प्लीडर के साथ में कोर्ट में आया है, accompanied, उसको साथ लेकर के आया है, इसे कहते हैं कंपेनियन ऑफ द पार्टी। समझ रहे हैं आप? मैं एक पक्षकार हूं, मेरे साथ में खुशबू आई हुई है, खुशबू को डिटेल्स पता है, तो खुशबू इज द पर्सन हु इज अकम्पेन्ड विद मी। पार्टी नहीं है, लेकिन मैं किसी के वकील साहब के साथ में खुशबू आई हुई है, तो नाउ ही इज कंपेनियन अगेन इन दिस केस। तो कोर्ट में एग्जामिन, कोर्ट विल से हाँ हु आर द पार्टीज। सर पार्टी तो नहीं है। एनीवन एल्स? खुशबू मैडम है, शी नोज एवरीथिंग अबाउट द केस। देन court may ask questions from you as well. तो now you will see there are two parts of order 10 rule 2। rule 2 के दो पार्ट हो गए, A पार्ट एंड B पार्ट। A पार्ट में एग्जामिनेशन है पार्टीज का, बी पार्ट में एग्जामिनेशन है किसी ऐसे व्यक्ति का जो उस केस के संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता हो। मेटेरियल ऑन मेटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट, who is able to answer the material question, मतलब तात्विक, इस मीन इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसके बेस पर ये इसका कोर्स केस का फेट डिटरमाइन होना है, ऐसे प्रश्नों का। तो अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, टू पार्ट्स, ए पार्ट, बी पार्ट। ए में है पार्टी का एग्जामिनेशन, बी में है पर्सन एक्कम्पनिंग का एग्जामिनेशन। उसमें शैल है, इसमें मे है। उसमें पक्षकार ओरली एग्जामिन करेगा, इसमें ओरली एग्जामिन कर सकेगा। मेरे ख्याल से मैंने रटा ही दिया आप लोगों को इस समय तो यहाँ पर। ठीक कर लेंगे। आप बताइए सेकंड पर। कहाँ चला जाता है ये पर सब? मयूरखी मैडम का एक क्वेश्चन है कि पार्ट जो ए पार्ट में ये पार्टीज की बात कर रहे हैं, जो पार्टीज ए पार्ट में जो पार्टीज की बात कर रहे हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। यस, सिविल सूट में जो पार्टीज का मतलब ही होता है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, तो ही कैन बी प्लेंटिफ। तो यानी कि जो पक्ष का यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है, दैट एग्जामिनेशन कैन बी ऑफ प्लेंटिफ एंड दैट कैन बी ऑल्सो ऑफ द डिफेंडेंट। देखिए पर्पज समझिए, आपने शायद मयूरखी मैडम इसको इग्नोर कर दिया, इसको इस लाइन को पढ़िए। एग्जामिन ओरली फॉर व्हाट?
विद ए व्यू टू इल्यूसिडेट मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। ये जो पर्पस है एग्जामिनेशन का, द एग्जामिनेशन का जो पर्पस है, व्हाट इज दैट? द पर्पस इज टू इल्यूसिडेट द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। उस विवाद का जो मामला है, मुद्दा है, उसको समझना है कोर्ट को। एंड फॉर दैट पर्पस कोर्ट शुड एग्जामिन बोथ पार्टीज, प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट, दोनों से ही पूछताछ करनी पड़ेगी कि व्हाट इज द इशू इन दैट केस। इट इज नॉट एज इफ कि ओनली डिफेंडेंट का ही होना हो या ओनली प्लेंटिफ का ही होना, पार्टीज का होगा। पार्टीज टू द सूट, पक्षकार, उस वाद के जो पक्षकार गण हैं, बस हु इज प्रेजेंट इन द कोर्ट या अपियरिंग इन द कोर्ट। गॉट इट? कर लेंगे मेरे की मैडम? नेक्स्ट पर आ जाइए अब। नाउ कम टू दी क्लॉज सेकंड। एट एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग कोर्ट में orally examine any party appearing in person or present in the court or any person able to answer any material question relating to the suit by whom such pleader or his such party or his pleader is accompanied। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग की। जो क्लॉज 1 थी दैट वाज डीलिंग विद व्हाट? फर्स्ट हियरिंग की बात चल रही थी उसमें। गॉट इट? तो रूल 2, ये सब क्लॉज 1 वाज डीलिंग विद व्हाट? सब क्लॉज वाज डीलिंग विद व्हाट? द फर्स्ट हियरिंग। सब क्लॉज 2 इज डीलिंग विद व्हाट? सब्सिक्वेंट हियरिंग। यही पावर क्रॉस क्वेश्चन करने की जो पुरानी वाली जो सीआरपीसी थी, उसका जो सेक्शन 311 था, 311 का था, वहां पर वो कोर्ट बुला सकती है और 313 में एग्जामिन कर सकती है विटनेसेस को। ठीक है? तो कोर्ट क्वेश्चन करने की पावर सीआरपीसी में भी दी गई थी, यहां पर भी दी गई है, और एविडेंस एक्ट में भी दी गई है कि कोर्ट जो है किसी स्टेज पर क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो वही पावर यहां पर ओरली एग्जामिनेशन की यहां पर भी दी गई है। तो जो क्लॉज 1 है, जो क्लॉज 1 है वहां पर क्या है? फर्स्ट हियरिंग की बात की गई है। क्लॉज 2 में, सब क्लॉज 2 में सब्सिक्वेंट हियरिंग की बात की है। इसमें क्या है कि में दिया गया है कि दोनों पक्षकारों को भी कर सकता है और उस व्यक्ति से भी, उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन पर ब्लू लाइन में आपका दिया हुआ है, एक ही व्यक्ति है ये। कौन सा व्यक्ति है? एनी पर्सन एबल टू आंसर एनी मेटेरियल क्वेश्चन। कि जो व्यक्ति नंबर 1 साथ में आया हो, हु इज अकम्पेंड, है ना, प्लीडर के साथ में आया हो या किसी पक्षकार के साथ में आया हो, और जो तात्विक प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो। तो ऐसे व्यक्ति का भी ओरल एग्जामिनेशन हो सकता है, या पार्टी के पक्षकारों का भी जो कि उपस्थित है उनका भी हो सकता है। फर्स्ट हियरिंग में भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट हियरिंग में भी हो सकता है। और यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा कि कोर्ट हैज पावर, लिख लीजिए, कोर्ट हैज पावर टू एग्जामिन ओरली। कोर्ट हैज पावर टू एग्जामिन ओरली party to the suit. Option A, only at the first hearing of the suit. B, at any subsequent hearing. Option C, both. तो दिस आंसर इज बोथ। डोंट फॉरगेट दिस लाइन। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। बस फिर तो अब तो हलवा टाइप है। द कोर्ट में, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, ध्यान रखना इस लाइन को, इफ इट थिंक्स फिट, कोर्ट में पुट, कब? इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस रूल क्वेश्चंस सजेस्टेड बाय ईदर पार्टी। ये देखिए क्या है, क्या मतलब इस बात का, समझिए। कोर्ट में पुट इन द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन अंडर दिस रूल क्वेश्चन सजेस्टेड बाय ईदर पार्टी। ईदर पार्टी का मतलब है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। सपोज कीजिए आई एम द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, राइट? यू आर द प्लेंटिफ एंड यू आर द डिफेंडेंट। नाउ आई एम क्वेश्चनिंग फ्रॉम द डिफेंडेंट खुशबू। खुशबू मैडम बताइए कल कहाँ थी आप, है ना? कल आप जो है क्लास क्यों नहीं ले रही थी? अब प्लेंटिफ ने कहा कान में आके, सर ये पूछो कल फिल्म देखने गई थी नहीं गई थी, ये पूछो उनसे डायरेक्ट आप। नाउ दिस इज द क्वेश्चन सजेस्टेड बाय द अपोजिट पार्टी।
कि सर इफ यू आर आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, आप इनसे ये क्वेश्चन पूछो। ये क्या हो गया, इस लाइन को पढ़िए, क्वेश्चंस suggested by either party, these are the questions suggested by the either party। तो द क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या पक्षकारों के द्वारा सुझाए गए प्रश्न भी न्यायालय पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता, या न्यायालय केवल अपने ही प्रश्न पूछेगा, या न्यायालय का नो 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 तुम अपने क्वेश्चन को अपने पास रखो, मैं खुद पूछूंगा क्वेश्चन पूछना है। नो, कोर्ट में देखिए है कोर्ट में, इफ इट थिंक्स फिट, यदि न्यायालय को उचित लगे, उचित समझे, तो वो ऐसे प्रश्नों को भी पूछ सकता है जो कि पार्टीज के द्वारा सुझाए गए हैं। द क्वेश्चन सजेस्टेड बाय द पार्टीज मे बी आस्क्ड बाय कोर्ट सब्जेक्ट टू दैट इट इज सेटिस्फाइड। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, है कि नहीं है, तभी बात समझ आई। सो इन दिस ओरल एग्जामिनेशन, in this oral examination, not only the questions of the court can be asked, but also the questions suggested by the either parties। एग्जामिनेशन कैसा होगा, ओरल एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन किसका होगा, पार्टीज का होगा, और कंपेनियन ऑफ द पार्टीज और प्लीडर का होगा। ये कंपेनियन कौन सा है, हु इज एबल टू आंसर द मेटेरियल क्वेश्चंस इन द सूट, मेटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द कंट्रोवर्सी इन द सूट होगा। ये कर लेंगे आप लोग, एक में शैल था एक में मे था, दिस इज द रूल। अब इसका डिफरेंस समझ लीजिए, बस ये रहा, देखिए इसको मैं समझा चुका हूं वैसे तो। देखिए फर्स्ट हियरिंग में एक शैल क्लॉज है पार्टीज के लिए, एक है मे और ओरली, दोनों का है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर रूल 10(2) क्या है, टू रिकॉर्ड द एविडेंस, नो, टू सिक्योर एडमिशंस, नो, none of these, to elucidate the matters in controversies in the suit। आंसर इज दिस। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन क्या है, which of the proposition is incorrect। तो whenever there is something they are asking you incorrect with regard to oral examination, आपको पहले से गोल करना चाहिए हमेशा, ताकि आपको याद रहे कि आपको करेक्ट नहीं ढूंढना है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। The examination need not be restricted to allegations in pleadings of the other party, but can relate to the elucidating any matter in the controversy in the suit। ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो एग्जामिनेशन है, केवल नीड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू एलिगेशंस इन द प्लीडिंग्स ऑफ द अदर पार्टी, बट कैन रिलेट टू इल्यूसिडेटिंग एनी मैटर इन द कंट्रोवर्सी इन द सूट। देखिए यहाँ इसको समझिए, प्लीडिंग को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, एलिगेशंस इन द प्लीडिंग्स, एलिगेशन इन द प्लीडिंग, और दूसरा क्या है, इल्यूसिडेटिंग एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी। ये जो लाइन है देखिए, ये जो पहला ऑप्शन है, एग्जामिनेशन नीड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू एलिगेशंस इन द प्लीडिंग्स, कि प्लीडिंग्स में जो एलिगेशन है उसी तक एग्जामिनेशन सीमित नहीं रहेगा, बट कैन रिलेट टू, लेकिन ये संबंधित हो सकता है किससे, इल्यूसिडेटिंग एनी मैटर इन द कंट्रोवर्सी इन द सूट, उस सूट में जो कोई से भी कंट्रोवर्सी उससे संबंधित हो सकता है। और अगर आपने बहुत ढंग से ब्रेक लैंग्वेज पढ़ी होगी, जो कि मैंने पढ़वाई थी आपको, ये था विद ए व्यू टू इल्यूसिडेट मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। यहां पर एग्जामिनेशन ये नहीं था, एग्जामिनेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एलिगेशंस इन द प्लीडिंग्स, कि जो बातें आपकी प्लीडिंग्स में आई हैं, लिखे एलिगेशन, उनसे ही सीमित नहीं है, ये है उस मैटर को समझने के लिए। तो बताइए पहला जो ऑप्शन था वो सही हुआ गलत हुआ, दैट इज करेक्ट, राइट। The court can examine not only the parties but any person accompanying party to the suit। यही बात सही है, बोलो है ना। The statement made during the course of examination is not on oath। on oath की बात ही नहीं की, यही बात भी सही है। The court can cross examine any of the parties with respect document, ये गलत है। कोर्ट कैन क्रॉस एग्जामिन, ये नहीं है ना। तो ये क्योंकि आंसर लाइन गलत है, और हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जो गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। बोलो है ना। इस तरीके से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बेस, ये क्वेश्चन था दिल्ली डीजीएस के स्टैंडर्ड का, लेंदी क्वेश्चन,
जहां पर हर एक लाइन में आपको एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसे कब कर सकते हैं, जब आपने जैसे रूल 2 को मैंने पढ़ाया है उसके एक एक लाइन को ढंग से आप समझेंगे। अगर आपने पहली लाइन जो पहला ऑप्शन है, अगर आपने ढंग से डायरेक्ट लैंग्वेज को माइंड में नहीं बिठाया है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो लाइन याद रहेगी, विद व्यू टू इलस्ट्रेट मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, तो उसको आराम से कर पाएंगे आप। राइट और रॉन्ग? कल एक स्टूडेंट का कॉल आया है मुझे, वो भी ये रिकॉर्डिंग सुनेगा, सुन ले, और सभी को सुनवा रहा हूँ। उसने कहा सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, कैसे करूं मैं? आप कहते हो फर्स्ट टाइम तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। अब वो पढ़ता क्या है उससे, मैंने पूछा तुम नोट डाउन करते हो कहीं, लेक्चर को नोट डाउन करते? कह रहे नहीं करता। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है तो मैं किसी दूसरे फोटो से दूसरे से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ना तो वो नोट कर रहा, ना वो हाईलाइट कर रहा, रट वो रहा नहीं है, बस वो लेक्चर्स को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, और जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो अगर आप यही गलतियां और स्टूडेंट्स भी कर रहे हो तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। मैं तरीका समझा चुका हूँ, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने का तरीका ये है कि आप पहले डाउनलोड कर लें, उसको 1 मिनट के लिए रन करें, फिर पॉज कर लें, और जैसे क्लास में नोट डाउन करते हो आप लोग, कहीं भी इंपॉर्टेंट लिखते हैं, कहीं मैं कहता हूँ प्रीलिम्स में आएगा क्वेश्चन, कहीं आएगा मेंस में आएगा, या कहीं मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको ऐसे नोट्स बनाने चाहिए, उस सारी बातों को नोट डाउन करना चाहिए। जब वो हो गया फिर प्ले करो आप। तो आधे घंटे का वीडियो 1.5 घंटे में देखना चाहिए उस तरीके से। लेकिन अगर आप उसको फिल्म की तरह देखेंगे तो फिर तो कभी किसी जन्म, इस जन्म में तो जज नहीं बन सकते हैं, अगले जन्म तक ये नोट्स चेंज कर देगी गवर्नमेंट चेंज। तो ध्यान रखें इस बात को अच्छे तरीके से। एक ये रहा, देखिए क्वेश्चन। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट ओरल एग्जामिनेशन द कोर्ट, देखिए यहां पर ये डॉट आ गया, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। ओरल एग्जामिनेशन एनी पर्सन एबल टू आंसर, सही। अब क्या पूछा ना, मे, शैल, मे और मे नॉट। अब बताओ, देखो इतनी बारीकी से क्वेश्चन पूछते हैं, मे और शैल पर क्वेश्चन आ गया है। यहां पर क्योंकि एनी पर्सन पे था तो ये हो गया मे। एट द फर्स्ट हियरिंग ओरल सच ऑफ द पार्टीज मे शैल, पार्टीज में शैल। तो आई बिलीव अब आपको अच्छी तरीके से ये कर लेंगे आप लोग, है ना? एनी क्वेश्चन यहां तक? करण, मीनाक्षी, कम ऑन, दिव्या। सो लेट्स मूव टू नाउ नेक्स्ट रूल 3। बहुत मुश्किल है भाई ये तो, कर पाओ तो कर लेना, देखते हैं क्या है। दिस इज रूल 3। Substance of the examination to be written. The substance of the examination, please highlight this line. Substance shall be reduced to writing by the judge and shall form part of the record. Write down P for prelims. Substance को P for prelims लिखिए, दिखाता हूं क्या है। सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन टू बी रिटन, अभी तक जो ओरल एग्जामिनेशन किया है जज ने, दैट शुड बी रिटन बाय द, दैट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय द जज। उस एग्जामिनेशन को लिखित रूप में परिवर्तित किया जाएगा, रिड्यूस टू राइटिंग बाय होम, बाय द जज, ठीक। एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और जो रिटन में लिखा गया अब वो रिकॉर्ड का पार्ट हो जाएगा, उस सूट फाइल की का पार्ट हो जाएगा। लेकिन the key word here which you should note down that the substance of the examination, इस मौखिक परीक्षा का जो सार है, जो सब्सटेंस है, दैट विल बी रिकॉर्डेड। अब कहेंगे व्हाट इज द डिफरेंस, इसका मतलब क्या है? एक क्वेश्चन ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जामिनेशन किया खुशबू मैडम का, खुशबू मैडम से मैंने पूछा, नो प्लीज टेल मी व्हाट वाज योर रूटीन ऑफ द डे ऑफ यस्टरडे, 25 दिसंबर का आपका रूटीन क्या था, है ना? नाउ शी स्टार्टेड, ऑन सच टाइम आई वोक अप, आफ्टर दैट आई वेंट टू यू नो पार्क, वहां पर वॉक करती रही, फिर मैं घूमने चली गई, फिर मैंने ये किया फिर किया, है ना? अब मुझे समझ में आया उसकी बात, एक तो है डिटेल्ड लिखवाऊं सारी बातों को, एक एक बात को लिखवाऊं स्टेप बाय स्टेप। सेकंड क्या कि मुझे एक पूरे पूरे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ गई कि इसने पढ़ाई नहीं करी है बस। तो लिखा कि द गर्ल
वेस्टेड होल ऑफ द डे इन डिफरेंट एक्टिविटीज। ये क्या हो गया? सब्सटेंस हो गया। तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस और नॉट? है ना? सब्सटेंस का मतलब होता है कि समराइज वर्जन उसका आ गया उसका, एंड एक होता है डिटेल्ड वर्जन, एग्जैक्ट वर्डिंग में हो गया उसका वो, उस तरीके से। तो यहां पर क्या है? द कोड हैज टू रिड्यूस टू राइटिंग व्हाट? द एंटायर एग्जामिनेशन और द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन। द आंसर इज substance of the examination, and to you should underline and write down paper films. This is the case of substance of the examination. कर लेंगे? Now come to very important part, that is the rule 4. This is what rule 4, very very important for you. Rule 2 should be read with rule 4. Rule 2 and rule 4 ये they form complete code in itself. And क्या है इसमें? पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी हिंदी, इसके हेडिंग से ही आपको मार्जिन नोट से चल जाएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल। कोर्ट कर रही है एग्जामिनेशन, मोरल एग्जामिनेशन। हम तो नहीं बता रहे आपको, हमें नहीं पता, डोंट नो। एक है इनएबिलिटी। अब इसको समझिए, देखिए क्या है, कौन कौन है ये, क्या है? वेयर द प्लीडर, हम किसकी बात कर रहे हैं? P4 प्लीडर है, दिस इज नॉट पार्टी। वेयर द प्लीडर, किसका प्लीडर? ऑफ एनी पार्टी। एनी पार्टी मीन्स प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। दिस इज व्हाट? द प्लीडर ऑफ प्लेंटिफ और द प्लीडर ऑफ डिफेंडेंट हु, यहां पे आइए देखिए, और एनी सच पर्सन अकम्पनिंग ए प्लीडर, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि प्लीडर के साथ में उपस्थित होता है, एज इज रेफर्ड टू इन रूल 2। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए हैं। एक व्यक्ति कौन है? प्लीडर महाराज, एडवोकेट खुद है, वकील साहब। और दूसरा व्यक्ति कौन है? और या वकील साहब के साथ में उपस्थित होने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में अभी हमने नियम 2 में पढ़ा था। नियम 2 में नियम 2 में किसको पढ़ा था? हु इज, नियम 2 भी पढ़ लीजिए दोबारा। ये जो व्यक्ति था, एबल टू आंसर, एनी पर्सन एबल टू आंसर, मिल रहा है आपको स्क्रीन पर? एबल टू आंसर द मेटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट, ये वो व्यक्ति है। तो रूल 4 इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू व्हाट? ईदर प्लीडर और सच पर्सन एज रेफर टू इन रूल 2। नियम 9 में 2 में जो निर्दिष्ट व्यक्ति है, जिसके संदर्भ में नियम 2 में बात की गई है, वो कौन सा व्यक्ति है? जो कि उस सूट में जो कंट्रोवर्सी, विवाद है, उससे संबंधित तात्विक प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है। या तो वो व्यक्ति हो या फिर वकील साहब हो। वकील साहब कब? जब पार्टीज ने कोई वकील साहब को रखा हुआ है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही। रिफ्यूजेस, ऐसा व्यक्ति या तो मना कर दे, रिफ्यूज कर दे, और अनएबल टू आंसर, या वो उत्तर देने में असमर्थ हो। इसको ऐसे पढ़िए, प्लीडर रिफ्यूजेस और प्लीडर इज अनएबल टू आंसर, या एनी सच पर्सन रिफ्यूजेस और अनएबल टू आंसर। गॉट इट? क्या? दिस इज any material question relating to the suit, any material question to the suit, किसी तात्विक प्रश्न, उस वाद से संबंधित किसी तात्विक प्रश्न का उत्तर देने से या तो वो रिफ्यूज करता है, मना कर देता है, या फिर वो ही इज अनेबल, यानी कि वो असमर्थ है। कौन व्यक्ति? प्लीडर या कोई दूसरा अन्य व्यक्ति, अकम्पनिंग व्यक्ति। गॉट इट? सिचुएशन समझ गए आप लोग? सिचुएशन ये है कि रूल 2 में कोर्ट ने कहा कि आई विल एग्जामिन, ठीक, प्लीडर को करेंगे या फिर उसको करेंगे। गॉट इट? या फिर अब कोर्ट ने कहा कि मैं, आई कांट आंसर, रिफ्यूज कर दे या आई एम अनेबल। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? any material question which the court is of the opinion that the party whom he represents ought to answer,
द पार्टी whom he represents ought to answer, कि उस प्रश्न का उत्तर उस पक्षकार को देना चाहिए जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, एंड इज लाइकली टू बी एबल टू आंसर इफ इंटरोगेटेड इन पर्सन, और वो उसका उत्तर दे पाएगा जब उसको व्यक्तिगत रूप से इन पर्सन उसको इंटरोगेट किया जाएगा। इसका समझिए क्या है, देखिए आप कौन साहब हैं? जी हम वकील साहब हैं। किसके वकील साहब है? प्लेंटिफ के वकील साहब है। ठीक है वकील साहब, वकील साहब इसका मीनिंग समझाइए। एक मिनट रुकिए। वकील साहब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर इसका तो नहीं पता हमें। ओके, आपके साथ कोई आया है? हाँ जी हाँ, ये आए हैं। ये कौन है? ये प्लेंटिफ के बड़े भैया हैं, इनको सारे केस की जानकारी। हाँ जी आपको पता है? हमें तो नहीं पता। समझ में आता नहीं आपको? रीडर से क्वेश्चन पूछा, नहीं पता। एकम्पनिंग पर्सन से पूछा, नहीं पता। और कोर्ट को क्या लगता है? कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, कोर्ट की अपनी ओपिनियन क्या है कि द पार्टी हुम ही रिप्रेजेंट्स ऑट टू आंसर, जिस पार्टी के ये वकील साहब हैं, प्लेंटिफ के वकील साहब है तो पार्टी हो गई, प्लेंटिफ हो गया। अगर डिफेंडेंट के वकील साहब है तो डिफेंडेंट हो गया। द पार्टी हुम ही रिप्रेजेंट्स, यानी कि ये जो प्लीडर है या ये व्यक्ति है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑट टू आंसर, उसको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। इनसे नहीं दिया जा रहा, ये मना कर रहे हैं या ये उत्तर देने में असमर्थ हैं, तो जिस पार्टी को, जिस पक्षकार को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, ऑट टू आंसर। ठीक है, एंड इज लाइकली टू एबल टू आंसर, और ऐसी संभावना है कि अगर इफ इंटरोगेटेड इन पर्सन की, उससे अगर व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछा जाएगा तो वह उसका उत्तर देने में समर्थ होगा। सही है। तो प्लीडर काम नहीं आया, वो व्यक्ति काम नहीं आया, तो फिर हम कहां चले जाएंगे? उस पक्षकार पे चले जाएंगे जिस पक्षकार को वो दोनों व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहे थे। बोलो हाँ है ना? ये क्या है? कोर्ट की अपनी ओपिनियन है। कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्टी इन पर्सन इसका उत्तर दे सकती है, तब क्या होगा? कोर्ट में तब ऐसा क्या करेगी? कोर्ट में क्या? पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट, उस सूट की हियरिंग को पोस्टपोन कर देगी। किसके लिए? टू ए डे, ऐसे दिन के लिए, नोट लेटर देन 7 डेज, को राइट डाउन बिफोर प्लेम्स, जो कि 7 दिन से अधिक ना हो फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, प्रथम सुनवाई की तिथि से। प्रथम सुनवाई की तिथि से जो 7 डेज से अधिक ना हो, यानी कि विद इन 7 डेज की। इस लाइन को ऐसे लिखना, नो लेटर देन 7 डेज के लिए पोस्टपोन कर देगी सुनवाई के लिए। एंड डायरेक्ट सच पार्टी शैल अपीयर इन पर्सन और सच डे, और ये निर्देश देगी कि वह पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उस दिन कोर्ट में उपस्थित हो। क्योंकि कोर्ट को क्या करना है? कोर्ट वांट्स टू इल्यूसिडेट द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, उस विवाद को समझना चाहती है कोर्ट को। वकील साहब को भेजा था, वो नहीं कर पाए हैं। उनके साथ में किसी को भेजा था, वो नहीं कर पाए हैं। तो अब कोर्ट को लगता है कि भाई इसका पक्षकार ही देगा इसका उत्तर, तो फिर वो उसको एक डेट फिक्स कर देंगे और उस डेट पे कोर्ट कहेंगे कि भाई अब पार्टी खुद इन पर्सन आए यहाँ पर। लेकिन वो जो क्वेश्चन वो एट लेंथ ना चला जाए, लिटिगेशन प्रोलॉन्ग ना हो जाए, इसलिए सीपीसी में उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। और वो क्या कर दी गई है? मैक्सिमम 7 डेज, नोट लेटर देन 7 डेज। अगर आज है तो आज के एक हफ्ते बाद 7 डेज पर जो है 7th डे तक वो आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने की डेट लगा दी, 15 डेज की डेट लगा दी। नो, ओनली 7 डेज की डेट लगेगी इस केस में। और ये जो 7 डेज है, नोट लेटर देन 7 डेज को ही आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। कर लेंगे आप लोग इसको? हाँ है ना? चलिए, एंड यहां से क्वेश्चन तो आना ही आना है, यहां से क्वेश्चन तो आना ही आना है इस लाइन से। एंड इफ सच पार्टी फेल्स टू अपीयर इन पर्सन ऑन द डे सो अपॉइंटेड, अगर वो पार्टी फेल हो जाती है, यानी कि फेल किस में? टू अपीयर इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में
फेल हो जाती है, नहीं होती है, कब? ऑन द डे सो अपॉइंटेड। और कैसे? विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, वो भी बिना किसी विधिपूर्ण कारण के। देन कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट अगेंस्ट हिम, कोर्ट उसके विरुद्ध जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है, या और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट, या फिर कोर्ट को जैसा उचित लगे उस सूट के संबंध में वैसा कोई आदेश पारित कर सकती है। समझे? तो ये हुआ रिफ्यूजल का परिणाम क्या होगा। और यहां से मल्टीपल टाइम्स फिल्म से क्वेश्चन मिलते हैं आपको कि अगर वो पार्टी व्यक्तिगत रूप से फेल हो जाती है अपीयरेंस होने में, तो कोर्ट क्या कर सकती है कि कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट अगेंस्ट हिम। ध्यान रखना, इफ ही इज द प्लेंटिफ, that judgment may go against plaintiff. If he is the defendant, then the judgment may go against the defendant. It is not the plaintiff or defendant. यानी कि जो ऑर्डर 10 के जो रूल्स हैं, ऑल द रूल्स आर इक्वली एप्लीकेबल ऑन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट पे दोनों समान रूप से लागू होते हैं, ध्यान रखना, ऑर्डर 10 के रूल्स। तो अगर वो व्यक्ति नहीं होता, यानी पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध न्यायालय को पावर है, शक्ति है न्यायालय के पास कि उसके विरुद्ध जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। या जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करके वो कोई भी मेक सच ऑर्डर, ऐसा कोई भी आदेश पारित कर सकती है एज इट थिंक्स फिट, जैसा न्यायालय को उचित लगे। बोलो हाँ है ना? कर लेंगे आप लोग? अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे, एनी क्वेश्चन? Where the pleader of any party who appears by pleader or any such person accompanying ये refuses or unable to answer any material question which the court is the opinion that party whom he represents ought to answer and is likely to able to answer if interested in person। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर डीजीएस में आ गया तो अगर किसी ने लैंग्वेज को ढंग से नहीं पढ़ रखा है तो उसको दिक्कत आएगी। अदरवाइज दिस एंटायर लैंग्वेज इज ऑफ द रूल 4। इसलिए जितना पढ़ोगे, जितना दिमाग में बिठाओगे, उतना आप जल्दी रीड कर पाओगे इसको। ये बात ध्यान रखना। ये प्लिम्स की ट्रिक दे रहा हूं आपको, रिपीटेडली दे रहा हूं, डीजेस के सॉल्यूशन में भी दी, अब भी दे रहा हूं यहां पर। ये मोर यू रीड, मोर यू लर्न एक्चुअली। अगर आपने लर्न कर रखा है तो आपकी ना जो माइंड है, आईज की स्पीड से ज्यादा पढ़ेगा। आपकी आंख रूल 2 देख रही होगी, आपका दिमाग यहां पढ़ चुका होगा, आगे आगे भागेगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, समझ गया क्या है ये। वो कब होगा? जब आपने उसको बहुत ढंग से पढ़ रखा होगा, याद कर रखा होगा। नहीं तो क्या भाई, कहाँ से आया है ये भगवान जी कुछ करो, हे हनुमान जी 100 रुपए का पर्चा, अच्छा 111 का, वही डील फिक्स करते रहोगे, उससे कुछ होगा नहीं। सही। तो कोर्ट में प्रोनाउंस पीरियड क्या होगा? नॉट लेटर देन पीरियड ऑफ 7 days, इस तरीके से होगा। दूसरा क्या क्वेश्चन, यही पढ़ लेते हैं। कैन कोर्ट प्रोनाउंस द जजमेंट? वही है, यस। देखो इसमें क्या है, कैन कोर्ट प्रोनाउंस ए जजमेंट? यस कर सकती है वो, लेकिन क्वेश्चन अधूरा है। वो कब करेगी? हाँ रिफ्यूजल पर करेगी, ठीक है, रिफ्यूजल और इनेबिलिटी पर। हाँ सॉरी सॉरी, देखो इसको देखो ढंग से पढ़ो। कैन ए कोर्ट प्रोनाउंस द जजमेंट ऑन रिफ्यूजल और इनेबिलिटी? नहीं, आंसर इज नो। यस नहीं है इसका आंसर। सो इसमें देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, टेक्निकलिटी समझो इसको। जजमेंट का नंबर कब आता है? प्लीडर से प्लीडर पे नहीं है, जब पार्टी उपस्थित नहीं होती है। देख रहे हैं आप? इफ सच पार्टी फेल्स टू अपीयर देन जजमेंट में बी प्रोनाउंस्ड। अगर वकील साहब रिफ्यूज करते हैं आंसर करने में या इन अनेबल है, तब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तब पार्टी को बुलाया जाएगा, जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर दिया जाएगा। आप समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं मैं? कि जब प्लीडर या ऐसा व्यक्ति, एनी अदर पर्सन जो था वो, व्हेन ही रिफ्यूजेस और इज अनेबल टू रिप्लाई, देन द रिजल्ट विल बी व्हाट? कोर्ट कैन कॉल द पार्टी कंसर्न एंड जजमेंट में बी प्रोनाउंस इफ द पार्टी फेल्स। पढ़ लो ना इसको अच्छी तरीके। इफ सच पार्टी फेल्स,
दिस इज पार्टी, पार्टी है कि नहीं है? पार्टी फेल्स तो जजमेंट आएगा, और वो भी कब? विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। जो फेलियर है, फेलियर टू अपीयर है, वो भी विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज होनी चाहिए। यानी कि इट मींस व्हाट, इफ देयर इज लॉफुल एक्सक्यूज, इवन देन जजमेंट में नॉट बी प्रोनाउंस्ड। राइट और रॉन्ग कर लेंगे अब। तो रीड दी क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, जैसा कि यहां पर था, देखिए। जजमेंट कैन बी, हमें पहले लगा ना यस, नो, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी टू आंसर का कॉन्सिक्वेंस एक ही है, पार्टी में बी कॉल्ड इन पर्सन एंड जजमेंट में बी प्रोनाउंस ओनली व्हेन द दैट पार्टी फेल्स टू अपीयर। अब देखो क्या है, इसमें भी बड़ी अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे तो। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इन दिस केस? बोलो क्या है? पार्टी फेल्स टू अपीयर, या पार्टी फेल्स टू आंसर द क्वेश्चन? यस, इफ पार्टी अपीयर्स, whether he questions, whether he answers, not answer, whatever is the consequence, judgment may not be pronounced only on that basis। जजमेंट तो फिर भैया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड के ही बेस पर आएगा लास्ट में। अब तो ये फेलियर की वजह से जजमेंट है, क्योंकि यहां पर एक तरीके से पार्टी का डिफॉल्ट हो रहा है, इसलिए उसको कोर्स करने के लिए, उसको फोर्स करने के लिए क्लॉज डाल दी गई है कि तुम नहीं आओगे इन पर्सन तो तुम्हारे विरुद्ध जजमेंट प्रोनाउंस हो सकता है। कोर्ट के पास ये पावर है। अगर पार्टी अपियर कर गई और पार्टी ने उत्तर दिया या नहीं दिया, रिफ्यूजल किया कि कह रहे मुझे भी नहीं आ रहा ये तो क्या है, तो जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होगा। देवांश तुम कंफ्यूज हो? सर एक क्वेश्चन है, जो पार्टी को बुलाने वाले क्लॉज है कि पार्टी को बुलाएंगे जब लीडर वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो वो भी तो डिस्कशन है ना, अगर कोर्ट चाहे ना हो पाए तो उस केस में कोर्ट कर सकती है, जजमेंट ले नहीं सकती है। वो देवांश ये कह रहे हैं, देवांश ये कह रहे हैं कि कोर्ट, जैसे जी प्लीडर, ये जो क्लॉज है, रूल 1 में, कि इफ ही रिफ्यूजेस, प्लीडर और एनी पर्सन रिफ्यूजेस और अनेबल टू आंसर, ऐसे केस में कोर्ट बाउंड नहीं है पार्टी को बुलाने के लिए। एंड वो आपके सामने ही है, मैंने पढ़ाया हुआ, कोर्ट में पोस्टपोन एंड डायरेक्ट। इट मींस कोर्ट मे नॉट डू दैट। कोर्ट वहीं पे कह सकते ठीक है, केस को आगे बढ़ाओ, जितना समझना समझ लिया, अब आगे समझेंगे। तो इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द कोर्ट टू कॉल द पार्टी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्लीडर और एनी सच पर्सन। ये कोर्ट के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है कि वो हर हालत में प्लीडर या अन्य व्यक्ति के मना करने पर या असमर्थ होने पर पक्षकार को बुलाएगा ही बुलाएगा। ये कोर्ट का अपना डिस्क्रेशन होगा, कोर्ट की अपनी शक्ति है, वो चाहे ऐसा करे या ऐसा ना करे। तो पार्टी के विरुद्ध जजमेंट तभी प्रोनाउंस किया जाएगा जब वो बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के कोर्ट में अपीयर ही ना हो नियत तिथि पे उपस्थित है। अगर वो उपस्थित हो जाती है तो फिर ये क्लॉज की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फिर जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होगा। और जजमेंट प्रोनाउंस हो ही हो ये भी जरूरी नहीं है, कोर्ट कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जैसा कि कोर्ट को उचित लगे। तो ऐसा नहीं कि कोर्ट जजमेंट पारित करेगा ही करेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब बोलिए, एनी कंफ्यूजन यहां तक? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर 10। कर लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मुझसे। करण कुमार, एनी क्वेश्चन? छत्रेश? अब हम लोग पढ़ेंगे
ऑर्डर 11, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको जो मन कर रहा है मैं उसको मन को पढ़ते हुए आप लोगों को टेस्ट दे रहा हूँ, जो कि जरूरी है देना। ठीक है, 10-5 मिनट बैठने। तो राइट डाउन, लिखिए फटाफट। एवरीवन ऑनलाइन एज वेल, फटाफट लिखिए। पहले बहुत आसान चीज है, विद इन 2-3 मिनट्स। हाँ, 2 मिनट ही लिखना है, विद इन 2 मिनट्स। रेडी फॉर राइट? एवरीवन गेट रेडी टू राइट। हाँ जी, राइट डाउन मार्जिनल नोट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्स। पहला लिखिए फटाफट, आसान से है। एवरीवन प्लीज। जल्दी लिखो।
हो गया? वेरी गुड। अब तुम लिखो फिर दोबारा कुछ। क्या लिखोगी अब? ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, याद है नहीं? लिखो। आई डोंट नो कितने लोग लिख रहे हैं। सुनीता व्हाट्सअप करो, लिख जो लिखा है। एवरीवन व्हाट्सअप मी।
लिख लिया? हाँ जी लिखो, हो गया। चलिए, कल आप लोगों का टेस्ट है एमसीक्यू, सेक्शन 1 to 8 सीपीसी और सेक्शन 15 to 25। ये आप लोग सीपीसी के जिसने कर लिया यहाँ पे तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, मेरे वीडियोस देखेंगे आप और उससे समझ कर कल कुछ किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो कल मुझसे पूछ सकता है वो। यू गॉट इट? और नहीं तो कल ये सलोनी हो जाएगा। तो पढ़ो ना, ये तो कह रहा हूँ कल है ना, आज पढ़ो 15 से लेके 25 तक एंड इसको जाकर वीडियो क्लासेस से कवर करो, ठीक है? कल करो ये। कल हो सकता है मैं 11 के साथ साथ आप लोगों को, आप में से कोई एमपी दे रहा है या देगा आने वाले टाइम में? कभी तो दोगे ही, सलोनी दोगे आगे नहीं भविष्य में कभी? हाँ, ओनली यूपी देना है? हाँ, और एमपी नहीं देना कभी जिंदगी में? हाँ, तो हो सकता है मैं एमपी एकोमोडेशन एक्ट वगैरह की भी कुछ क्लासेस कराऊं कल से, लोकल एक्ट की ठीक है? तो कल आप लोगों का एमसीक्यू और पासिंग मार्क्स ज्यादा नहीं है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की जितने की वीडियो होगी घर पे जाकर के वीडियो देखो, अच्छी तरीके से नोट डाउन करो और कल फिर इसका टेस्ट देने के लिए नहीं, क्योंकि कोर्स को बढ़ाने का तरीका ही है। फिर मैं ऑर्डर 11-12 कराऊंगा और मैं एमपी लोकल एक्ट्स कल मैं हर हालत में चाहे 1 घंटा पढ़ाऊँ या आधा घंटा पढ़ाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा आगे को, मैं कराऊंगा कल एमपी की। ओके, बाय। टेस्ट ऑनलाइन होगा लाइव, उसके मार्क्स देखूंगा मेरिट पे सबके, एक लाइव टेस्ट होगा वो, आपको टाइम बता देंगे इसी टाइम, मतलब ड्यूरिंग क्लास ही होगा। आज सुबह क्लास कब शुरू हुई थी? 7 शुरू हो गई थी, हाँ तो ठीक है, कल कल लेंगे पक्का क्लास, लेकिन करना शुरू करो उसको। हिंदी में? चलो छत्रेश, मैं करता हूँ कोशिश हिंदी में करने की भी। ओके। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।